कि ऐसी कौन-सी वजह बनी कि आपने जॉब को क्विट किया और आप बिज़नेस की तरफ आए? मैंने अपना बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2014 में कंप्लीट किया। तो उस प्रोजेक्ट को मैंने लगाया भी, चलाया भी, ऑपरेशन में भी लाया और 1 साल तक ऑपरेशन में रहे। हमें मालिक की तरफ से डायरेक्ट भी नहीं, एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, उसकी तरफ से नोटिफिकेशन आ गया कि ये एम्प्लॉयज़ जो-सा कल से ये जॉब पे नहीं आएँगे। आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से की फैक्टर्स थे जो कि आपको बहुत कम वक़्त में उस लेवल पे ले आए जिधर लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगा के पहुँचते हैं? जो हमारे मुल्क में एक ट्रेडिशनल है कि जी कोई भी कारोबार करने के लिए आपको जो है वो अंडर टेबल कुछ ना कुछ देना पड़ता है। दीन-ए इस्लाम में तो आता है कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों आग में है। एक तरह तो हम देखते हैं कि एजुकेशन के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स नहीं मिल रही। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो हमारा स्कूल का और कॉलेजेस का लिटरेचर है, ये 10 से 20 साल पीछे है, जो कि दुनिया में इस टाइम एप्लीकेबल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो हमारे साथ बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने बहुत ही कम उम्र में जॉब से स्विच करके बिजनेस की तरफ आए और बहुत ही कम वक्त में उन्होंने अपने बिजनेस को एक अच्छी स्टेज पे सेटल किया। आज हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने जॉब से बिजनेस की तरफ क्यों स्विच किया और इस दौरान उनको क्या-क्या चैलेंजेस आए अपने बिजनेस को सेटल करने में। और उन्होंने क्या बेनिफिट फ़ील किया, जॉब बेहतर है या बिज़नेस बेहतर है? और जो हमारी आज की जो यूथ है, उसके लिए वो क्या एडवाइस करते हैं? जी, तो इरशान साहब बहुत शुक्रिया आप हमारी पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। क्या हाल है आपका? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपनी पॉडकास्ट में मुझे मदऊ किया। अच्छा, इरशान आप हमें सबसे पहले ये बताएँ कि ऐसी कौन-सी वजह बनी कि आपने जॉब को क्विट किया और आप बिज़नेस की तरफ आए? मैंने अपना बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2014 में कंप्लीट किया और 2018 में मैंने मास्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। उसके बाद 2014 में ही जैसे ही मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, तो मेरी एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जॉब हो गई। उस जॉब के अंदर फिर मैं प्रोग्रेस करता गया और सीनियर असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल एंड पावर हाउस तक मैं वहाँ पे रहा। फिर से करियर मैंने स्विच किया और उसके बाद एक और प्लांट था स्पिनिंग प्लांट, वहाँ पे हमने एक पावर हाउस का इलेक्ट्रिकल की वहाँ पे इंस्टॉलेशन की और एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया। फिर उस प्रोजेक्ट को मैंने एग्जीक्यूट किया और उसको जिस दिन मैं वहाँ पे गया था, तो उस दिन पर उसकी सिविल की पहली राफ्ट भर रही थी। तो उस प्रोजेक्ट को मैंने लगाया भी, चलाया भी, ऑपरेशन में भी लाया और 1 साल तक ऑपरेशन में रहे। लेकिन उस टाइम मुल्क के कुछ हालात ऐसे हो गए और कुछ जो जिस मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा था, उसके मालिक के कुछ डिसीजंस की वजह से ऐसा हुआ कि ना वो यूनिट बंद हो गया। जिस दिन से वो यूनिट बंद हुआ ना, तो वेरी नेक्स्ट डे हमें मालिक की तरफ से डायरेक्ट भी नहीं, एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, उसकी तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है कि ये एम्प्लॉयज़ जो-सा कल से ये जॉब पे नहीं आएँगे। मैं सोचा कि मेरी इतने सालों की मेहनत, पढ़ाई, फिर इतने सालों की मेहनत उस प्लांट के ऊपर जिसको मैंने लगवाया और मैंने 16-16 घंटे काम करके उसको वक़्त से पहले चलाया, अपना सब कुछ इनपुट दे दिया, इस दिन के लिए कि जिस दिन पूरा ये यूनिट बंद हुआ है, वेरी नेक्स्ट डे से आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो मैंने उसी दिन से डिसाइड कर लिया कि जॉब कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, तो मुझे अब अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। तो जब मैंने वो जॉब को क्विट किया, या अल्टीमेटली मेरी जॉब चली गई। उस टाइम में थोड़ी एफर्ट करता, 2 और यूनिट्स में भी जाके मेरी जॉब हो सकती थी, क्योंकि एम्पल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और लिंक्स भी थे। थोड़ा-सा रेफ़रेंस देके कुछ डेज़ के गैप पे नई नई जॉब हो जाती थी। लेकिन जो मैंने प्रिंसिपल डिसीज़न लिया ना, कि मुझे इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर सिला ये मिला है, तो इतनी मेहनत अगर मैं किसी के लिए कर रहा हूँ, तो वेरी नेक्स्ट डे से ही ये मैंने अपना बिज़नेस स्टैंड करने के लिए मेहनत करनी है। तो मैं उस टाइम जो जॉब में रहते हुए मेरे पास 70,000 की सेविंग्स थी, तो मैं वो 70 उस 70,000 की सेविंग्स को लेके मैं मार्केट में निकल गया। तो मैंने जब जॉब पे भी था, तो मैं सोलर की जो फ़ील्ड थी ये इवॉल्व हो रही थी। तो इसके अंदर मैं सोलर की वीडियोज़ भी देखता था कि ये भी फ़ील्ड इवॉल्व हो रही है, आगे वक़्त की ज़रूरत भी है, तो हमें इसमें जाना चाहिए। ज़्यादा तो मुझे नहीं पता था कि मेरा इसमें अब क्या फ्यूचर होगा, लेकिन मैंने कहा कि मैं सोलर के अंदर सप्लाई, सेल्स और सर्विसेज़ का जो काम करूँगा। शुरू में काफ़ी टफ़ टाइम आया, बहुत सारे वेंडर सिलेक्शन में प्रॉब्लम्स आई, कस्टमर्स की डील्स में प्रॉब्लम आई, लेकिन वक़्त के साथ चलते-चलते हम मैच्योर भी होते गए, पहले से अच्छी डील्स भी होती गईं। फिर अल्लाह पाक ने ऐसा किया कि अच्छे प्रॉफ़िट्स भी मिले,
तो आज हम जहाँ पे हैं, तो हम एक अच्छी कंपनी में हैं और हमारा मार्केट में एक नाम भी है। आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से की फैक्टर्स थे जो कि आपको बहुत कम वक्त में उस लेवल पे ले आए जिधर लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगा के पहुँचते हैं? देखिए, यहाँ मैं कहूँगा कि यूजुअली ना जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक तरह के सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो कहते हैं कि कम पैसों में हम आपका सेम जॉब कर देंगे। यहाँ मैं अपने ऑडियंस को कहूँगा कि जब आप किसी से सोलर लगवाते हैं या कोई भी जॉब करवाते हैं, अगर आपको कोई कम प्राइस कोट करता है ना, तो अगर वेरिएबल सेम रहते हुए लेस प्राइस रहता है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वेरिएबल चेंज है या उसकी रिप्यूट अच्छी नहीं है या वो आपको ऐसी सिग्निफिकेंट कम प्राइस देता है, तो उसमें ये इशू आता है कि वो जो उसने कम प्राइस से नहीं है ना, वो उस इसके जो अब उसने प्रोजेक्ट डिलीवर करना है या जो अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट देनी है, उसके अंदर से ही कट लगा के उसने देनी है, क्योंकि ये एंड यूज़र को समझना चाहिए। तो नंबर 1 जो लोग इस तरह की चीज़ों में डिपेंड करते हैं ना, कि जो लो प्राइस के आपसे डीलिंग कर लेते हैं और इस तरह के वेंडर सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, तो उनके जो काम पे भी फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हमारी जो सोच थी, हमारा जो प्रिंसिपल स्टांस था कि हमने क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करना है। शुरू में हमें इसमें काफ़ी स्ट्रगल्स आई। कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे भी गए जो कि हमें ब्रेक इवन के बाद, जब हमने प्रोजेक्ट डिलीवर किए और उसके बाद आफ्टर सेल्स में हमें यानी नुकसान भी हुआ और हमने, लेकिन आफ्टर सेल्स में हम पूरा पहुँचे। आपने माशाल्लाह इतनी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ के काम किए हैं और अभी कर भी रहे हैं। तो ये जो हमारे मुल्क में एक ट्रेडिशनल है कि जी कोई भी कारोबार करने के लिए आपको जो है वो अंडर टेबल कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये बिज़नेस का ज़रूरी पार्ट है या इसके बगैर भी है? दीन इस्लाम में तो आता है कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों आग में है। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस के लिए ये एक हकीकत बन चुकी है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अंडर द टेबल दिए बगैर आप अपने काम करवा लोगे, बिज़नेस विन कर लोगे, अपने इवन के हक हलाल के पैसे लगाए हुए प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के बाद वो वापस ले लोगे, तो ये आपकी भूल है। तो आपको मैं कहूँगा कि 90% जो आपके ग्रुप्स हैं, जो कि इंडस्ट्री हैं, ये जो तो आपका डायरेक्ट यूज़र है, जो डायरेक्ट कस्टमर है, उसमें अगर आपकी डायरेक्ट डीलिंग है तो इसमें तो अंडर द टेबल है ही नहीं। लेकिन जो इंडस्ट्री है ना, जहाँ पे मैन पावर इन्वॉल्व हो जाती है, आपकी हायरार्की इन्वॉल्व हो जाती है, यानी दरमियान में बंदे आ जाते हैं, परचेज़र वगैरह आ जाते हैं। परचेज़र आ जाते हैं, जिसके साथ भी कोई डीलिंग हो रही है, तो टेक्निकल पर्सन्स आ जाते हैं। तो उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेज पे जिसके थ्रू आप हैं, तो आप अच्छा इसमें आप ये बताएँ जैसे देखिए ये एक तो हो जाता प्रोजेक्ट विन करना, एक है जब आप किसी के ऑफ़िस में प्रोजेक्ट लेने जाते हैं, परचेज़र बैठा है या एडमिन का कोई बंदा बैठा है, वो बड़ा सूटेड-बूटेड होके बैठा होता है। ठीक है? तो उस वक़्त उसके मिज़ाज को समझ के उसको ऑफ़र करना, इसमें आप क्या समझते हैं कि देखिए जब हम हमें जो हमारी एक एजुकेशन एक एकेडमिक्स की कोर्स है उसमें तो हमें ये बताया जाता है बिज़नेस में प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए, सर्विस की क्वालिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट ऐसे। लेकिन जब हम टेबल के आर-पार बैठे होते हैं अब हमको पता होता है कि यार इधर ये काम होना है, तो उसमें आप फिर कैसे इस सारे सिनेरियो को आप जज करते हैं कि इसको मैं किस तरह से इस साइड पे लेके आऊँ या ये चाह रहा है ये या क्या आपके गेस होती है? देखिए, ओवर द टाइम जो हमने लर्न किया ना, उसमें ये है कि ये जो स्पेसिफिक चीज़ है ना, ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन और ग्रुप टू ग्रुप। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ग्रुप के अंदर, एक पर्सन के अंदर आपने ये जो अंडर द टेबल करना है, ये आप वो प्रोजेक्ट के इनिशियली आप उनको ऑफ़र करवा देते हैं। और कुछ जगह पे होते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होती है, ऑर्डर ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है, वहाँ पे होता है कि आपको इसको किसी और मेथड में लेके चलना पड़ता है। वहाँ पे अगर आप डायरेक्ट अंडर टेबल नहीं भी देते, तो आप किसी इंसेंटिव की मद में उनके साथ डील कर लेते हैं। तो आपने ये जो बिज़नेस के लेने के लिए उनको ऑफ़र करानी है ना, ये किसी एक पर्सन या एक ग्रुप के लिए स्पेसिफिक नहीं है। हमें डिफरेंट सिनेरियोज़ में देखना पड़ता है। किसी स्टेजेस पे हमें प्रोजेक्ट विन करने के लिए स्टार्ट में अंडर द टेबल प्रोवाइड करना पड़ता है। अच्छा जो अब आजकल की हमारी यूथ है, एक तरह तो हम देखते हैं कि एजुकेशन के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स नहीं मिल रही। दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि ये जो सोशल मीडिया, सोशल इन्फ्लुएंस है, टिकटॉक जैसे चैनल्स हैं, एक तरफ यूथ उस तरफ से बहुत मायूस है और इस साइड पे उनको बहुत ज़्यादा एक उम्मीद नज़र आती है कि यार हम अगर यूट्यूबर बन जाए, टिकटॉकर बन जाए तो हम बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों के दरमियान में एक चीज़ है बिज़नेस, जिससे आप स्किल भी सीखते हैं और आप सोसाइटी को भी प्रोडक्टिव चीज़ें देते हैं और आप उसमें अच्छा ग्रो भी करते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो आप इसमें यूथ को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो जॉब की तरफ जाएँ या इस सोशल
इस साइड पे आ जाएँ, ये जो यूथ ब्लॉगिंग वगैरह है, या बिज़नेस की तरफ आएँ, और क्या माइंडसेट लेके वो बिज़नेस की तरफ आएँ कि वो उसमें। देखिए, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसको मैं ना 2-3 स्टेप्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा। मेरा इस पे एक मौक़िफ़ है, वो ये कि देखें, अगर आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है ना और इंटरमीडिएट तक या यूनिवर्सिटी तक, यहाँ पे आप अपने बच्चों को लाज़मी प्रोवाइड करनी चाहिए। मान लिया कि हमारा इस टाइम जो लिटरेचर है, वो कि दुनिया के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो हमारा स्कूल का और कॉलेजेस का लिटरेचर है, ये 10 से 20 साल पीछे है, जो कि दुनिया में इस टाइम एप्लीकेबल होना चाहिए। लेकिन हम जब अपने बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस में भेजते हैं, वहाँ जो पढ़ाई या लिटरेचर रिव्यू है, वो तो 20-30% उसके करियर काउंसलिंग का हिस्सा है। जो 70% है, वहाँ पे बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, डिसिप्लिन, लोगों से मिलना-जुलना, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें भी सीखता है। एक बच्चा जो कि स्टार्ट में ही ये टिकटॉक, सोशल मीडिया और इन चीज़ों में बढ़ जाएगा, उसकी जो मेंटली ग्रूमिंग है, जब वो लाइफ के एक स्टेज पे पहुँचेगा जहाँ उसको अपने अच्छे-बुरे का फैसला करना है, तो वहाँ पे अगर उसकी अच्छे स्कूल, कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रूमिंग नहीं हुई होगी, तो उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आएँगी। वो अपने जब मैच्योर होगा तो अच्छे लाइफ में डिसीजंस नहीं कर सकेगा। मैं इसको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ कि जैसे ही बच्चों को ग्रेजुएशन तक करवाना चाहिए और उसके बाद उसको बिज़नेस करने देना चाहिए। आप मान के चलें कि जो ये हमारे टिकटॉक हज़रात हैं, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये गोरे के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कोई चाइनीज़ प्लेटफ़ॉर्म है, कोई बाहर के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं और ये हमारे यंग जनरेशन्स को एक इंस्पिरेशन भी देते हैं कि जो 2018-19 के स्टूडेंट्स थे, जो कि उन्होंने गोल्ड मेडल स्टूडेंट भी थे, वो कल जॉब लेने के लिए ढूँढ रहे हैं। लेकिन क्या हमारा ये जो लिटरेचर और जो हमारा एकेडमिक सिस्टम है, ये हमें सिखा क्या रहा है कि हमने कल को जॉब करनी है? बिल्कुल नहीं। मैं ये कहूँगा कि आपकी करियर काउंसलिंग के अंदर आपकी खुद की अवेयरनेस के लिए जो 20 से 30% उसकी लाइफ है, उसका जो पार्ट है वो आपको सिर्फ़ ये एकेडमिक सिखाएगा। लेकिन जो 70 टू 80% है वो आपको कल को बिज़नेस में जाके सीखनी है। बिज़नेस आपको, मैं माज़रत से कहता हूँ कि आपको ये जो एकेडमिक इदारे हैं, ये आपको जो प्रैक्टिकल आपको चैलेंजेस आने हैं, हमारे पास इस टाइम कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको इन प्रैक्टिकल चैलेंजेस को भी सिखा सके। वो अल्टीमेटली आपको बिज़नेस से आते हैं। हमारे दीन इस्लाम में भी है कि रिस्क का एक वापर मकदार हिस्सा जो उनसे ना वो बिज़नेस में है, जबकि जॉब्स में नहीं है। अब जब कोई हमारे ये बच्चे बिज़नेस में जाएँगे, इसको आपने ऐसे भी देखना है कि आपकी जो कंट्री है इंडिविजुअल लेवल पे आपकी खुद को और ये जो कंट्री है, इसको कैसे प्रॉफ़िट हो रहा है, यानी इसमें डॉलर्स कैसे आ रहे हैं, ये आपका मुल्क कैसे ग्रो करेगा, इसकी जीडीपी कैसे बढ़ेगी। इसकी जो मेन वजह है, अगर आपके बच्चे कोई स्किल सीखेंगे, कोई वो आर-एन-डी करके एक नई प्रोडक्ट बनाएँगे, वो प्रोडक्ट आप इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएँगे। एंड यूज़र को आप यहाँ से बना के सस्ती प्रोडक्ट देंगे, तभी आप अपने मुल्क में डॉलर भी ला सकते हैं। आप जीडीपी भी आपके मुल्क की बढ़ेगी, आपके मुल्क का इंटेलेक्चुअल लेवल, आपकी लिटरेसी रेट भी ऊपर जाएगा और आपकी कौम आपकी यंग जनरेशन, आपकी कौम भी एक साथ ऊपर आएगी। जी। ये तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि कितने अच्छे हमें मशवरे मिले, किस तरह से हमें किस साइड पे जाना चाहिए सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ भी आती रहेंगी। इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए इस शाम स्पीक्स का जो चैनल है उसको आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और उसको आगे भी मज़ीद शेयर करें, ताकि और भी जो हमारे दोस्त हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।